नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपना YouTube चैनल A10 एकेडमी में। दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अपने चैनल पे राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी को पढ़ेंगे, जो अपने आरपीएससी और आरएसएसबी के नए ट्रेंड के आधार पे अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको मालूम है किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारत में कौन सी व्यवस्था है। भारत के अंदर देखो, भारत में हमें संघीय व्यवस्था अपनाई है। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई है? संघीय व्यवस्था अपनाई है। इस संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, इस संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा, क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा यानी संघीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा हम केंद्र एवं राज्य के बीच में करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में हम क्या कर देते हैं? कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। और साथ ही हम क्या करते हैं? एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका शॉर्ट में याद करने की कोशिश करते हैं। यानी संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है? कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच में क्या होगा? कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा कर देंगे। यानी केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी और राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी। इनके जो मतलब केंद्र की सरकार अलग होगी और राज्यों की सरकार अलग होगी। ये एक व्यवस्था करेंगे। और अगला एक संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी संविधान होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगी, जो लिखित एवं कठोर संविधान होता है, इनकी व्यवस्था हम करते हैं। अगली जो चीज है, जो भारत के अगर संदर्भ में बात करें, तो भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है, उसके अंदर कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा कर दिया हमने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका बना दी, और एक हमने संविधान सर्वोच्चता को महत्वपूर्ण रखा। एक यहां पर कि अगर भारत की बात करें, तो जो केंद्र सरकार की ओर एकात्मक झुकाव, केंद्र सरकार की ओर एकात्मक झुकाव, केंद्र सरकार की ओर एकात्मक झुकाव, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच में क्या कर दिया हमने? कार्यपालिका शक्तियों का तो बंटवारा कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार को यहां पर हमने ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट बनानी है, तो इसलिए हमने केंद्र सरकार की ओर क्या कर दिया? एकात्मक झुकाव कर दिया। तो अब हम राज्य कार्यपालिका के बारे में देखते हैं कि राज्य कार्यपालिका के कुछ प्रमुख अंग। राज्यपालिका के प्रमुख अंग। राज्यपालिका के प्रमुख अंग हैं, वो कौन कौन है? एक तो गवर्नर यानी राज्यपाल, एक सीएम, और एक अपना मंत्रिपरिषद, और एडवोकेट जनरल, यानी बोल सकते हैं महाधिवक्ता। यानी राज्य कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है? राज्यपाल है, सीएम है, मंत्रिपरिषद है, और महाधिवक्ता है। अगर हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो इन चार चीजों को पढ़ना जरूरी है, और पढ़ेंगे। तो अपना जो सबसे पहले जो टॉपिक रहा वो है राज्यपाल। राज्यपाल जो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है, इनके कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो राज्यपाल का जो पद है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। 1935 से प्रेरित है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल का पद लिया गया है। यानी राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की बात करें,
राज्यपाल की नियुक्ति। अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली गई है। यानी राज्यपाल का जो पद है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। यानी पद की बात करें, पद तो कहाँ से लिया है हमने? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और जबकि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया वो हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। आगे हम बात करेंगे। साथ में एक चीज ये भी याद रखना कि जो संघीय व्यवस्था है भारत की, ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी हमने कनाडा से ली है। वैसे तो लगभग चीजें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए, लेकिन कुछ चीजें हमने अलग अलग देशों से लिए, तो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। और जो राज्यपाल का जो पद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया ली है वो कहाँ से ली है? कनाडा से ली गई है। अब थोड़ा सा हम बात चलते हैं राजस्थान के संदर्भ में। जो राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? 7 चरणों में पूरा होता है। और राजस्थान का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, राजस्थान का प्रथम चरण जो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के अंदर एक पद सामने आता है, उसका नाम होता है राज प्रमुख। कौन सा पद आता है? राज प्रमुख का पद। हालांकि उस समय क्या हुआ कि मत्स्य संघ के टाइम पूरे राजस्थान का एकीकरण नहीं होता, सामने आता है इस दिन कि हमने एक राज प्रमुख बनाना है। लेकिन जब राजस्थान का तीसरा चरण होता है, कौन सा? तीसरा चरण, ध्यान रखना। तीसरे चरण जो होता है उसको बोलते हैं वृहत्तर राजस्थान। और वृहत्तर राजस्थान के अंदर जब तीसरा चरण होता है, इस दिन हम क्या करते हैं? 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का तीसरा चरण पूरा होता है, तब हम क्या करते हैं? राज प्रमुख पद बना देते हैं, यानी स्थायी कर देते हैं। यानी राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख पद इस दिन बनता है पूरे राजस्थान का। वैसे तो राज प्रमुख पद हमें मत्स्य संघ में देखने को मिलता है, लेकिन पूरे राजस्थान के राज प्रमुख की बात करें तो हमें 30 मार्च 1949 को देखने को मिलता है। वो जो कौन होता है? सवाई मान सिंह सेकंड के रूप में हम इसको राज प्रमुख के रूप में बनता है। कब बनता है? 30 मार्च 1949 को। यानी जो राज प्रमुख का जो पद है वो राजस्थान के अंदर सबसे पहले कब बनाया गया था? कब लाया गया था? कब बनाया गया था? तो ध्यान रखना, वो कब? 30 मार्च 1949 को क्या बनाते हैं हम? राज प्रमुख का पद बनाते हैं, जिसको सवाई मान सिंह सेकंड को हम क्या बनाते हैं? राज प्रमुख बनाते हैं। फिर इसके बाद आता है 7वां चरण। इसके बाद कौन सा चरण आता है? 7वां चरण। और 7वें चरण के अंदर 7वां जो चरण होता है वो 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण होता है 1 नवंबर 1956 को, इस दिन क्या करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इस दिन क्या करते हैं? बात कर लेते हैं यहां पे कि 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे क्या होता है कि राज प्रमुख पद को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। राज प्रमुख पद को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं और एक नए पद को सर्जित करते हैं, एक नए पद की स्थापना करते हैं, राज्यपाल पद की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। यानी 1 नवंबर 1956 पे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे 7वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन के आधार पर हम क्या करते हैं? राज प्रमुख पद को समाप्त करते हैं और राज्यपाल पद को सर्जित करते हैं, यानी नए पद की स्थापना करते हैं, वो राज्यपाल का पद होता है। एक बार वापस थोड़ा सा इनको क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं कि जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसके प्रमुख कौन कौन से होते हैं? राज्यपाल होता है, सीएम
और अपना मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। और हम आज का जो प्रमुख जो हमारा टॉपिक रहता है वो राज्यपाल रहता है। और राज्यपाल जो पद लिया गया वो कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। फिर उसके बाद में थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो जो राजप्रमुख जो पद है, राजप्रमुख जो पद है वो 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जो प्रथम जो राजप्रमुख होता है वो अपना सवाई मानसिंह होता है, जो पूरे बृहत्तर राजस्थान का या पूरे राजस्थान का प्रथम राजप्रमुख बनता है 30 मार्च 1949 को। फिर वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण होता है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण होता है। तब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे 7वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? 7वां संविधान संशोधन होता है। और 7वें संविधान संशोधन के साथ ही राज प्रमुख पद को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं और एक नए पद की स्थापना करते हैं, वो होता है राज्यपाल। नए पद की स्थापना करते हैं राज्यपाल। और यह राज्यपाल कहां से लिए गए है? यह राज्यपाल भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। क्योंकि जब आजाद भारत से पहले की बात है, जब ब्रिटिश भारत था, इस समय अलग अलग प्रांतों के अंदर एक गवर्नर होता था। अलग अलग प्रांतों के अंदर क्या होता था? एक गवर्नर होता था। तो उस गवर्नर पद से ही हमने क्या निकाला है? राज्यपाल पद निकाला है। तो भारत शासन अधिनियम जो लिया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो प्रेरित है राज्यपाल का पद। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं कि जो अपने जो राज्यपाल है, राज्यपाल के कुछ प्रमुख नाम। देखो राज्यपाल के कुछ प्रमुख नाम हैं। ठीक है, तो चलो राज्यपाल के कुछ प्रमुख बारे में नाम देखते हैं। राज्यपाल के अन्य नाम, मतलब कुछ नाम देखते हैं किस किस नाम से राज्यपाल को हम बोलते हैं। देखो राज्यपाल को किस किस नाम से बोलते हैं। देखो एक तो जो राज्यपाल होता है ये अपने क्या होता है? राज्य का अपना प्रमुख होता है। यानी जो राज्य के अंदर जितने भी कानून वगैरह बनेंगे, यानी राज्य की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? अपना राज्यपाल होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख। दूसरा राज्यपाल का क्या नाम? राज्यपाल का दूसरा अन्य नाम क्या है? विधित प्रमुख या विधित अध्यक्ष। यानी विधि का अध्यक्ष कौन होता है? तो विधि का अध्यक्ष भी कौन होता है? अपना राज्यपाल होता है। और एक इसका नाम बोल सकते हैं, यह राज्य का प्रथम नागरिक है। राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक। तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल। राज्य का विधित अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्य का प्रमुख भी कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, और दूसरा राज्य का संवैधानिक मुखिया। राज्य का संवैधानिक मुखिया भी कौन है? राज्य का संवैधानिक मुखिया भी राज्यपाल है। संवैधानिक मुखिया। राजनीतिक मुखिया सीएम होता है, ध्यान रखना। राजनीतिक मुखिया कौन होता है? सीएम होता है। राजनीतिक जो मुखिया होता है वो सीएम होता है। राजनीतिक मुखिया यानी राजनीतिक मुखिया सीएम है। और संवैधानिक मुखिया की बात करें तो राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि राज्यपाल का पद कहां से लिया हमने? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हमने कहां से लिए? कनाडा से ली है। और राज्यपाल जो पद वर्तमान राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के 7वें संविधान संशोधन के तहत हमने अपनाया है राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद में राज्यपाल के कुछ अन्य नाम है, जैसे राज्य का प्रमुख है, विधित अध्यक्ष है, राज्य का प्रथम नागरिक है, राज्य का संवैधानिक मुखिया है। तो आज ये थोड़ी सी कुछ राज्यपाल के बारे में बेसिक जानकारियां थी। अब राज्यपाल से संबंधित हम आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल से
संबंधित आर्टिकल्स, संबंधित आर्टिकल्स या अनुच्छेद, अनुच्छेद। इससे पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका है संविधान के, राज्य की कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक दी गई है। यानी जो राज्य की जो कार्यपालिका है वो कहां से कहां तक है, 152 से लेकर 167 तक, यानी 152 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। संविधान में कहां उल्लेख मिलता है, 152 से 167 तक। इनको हम एक शॉर्ट नोट्स के जरिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख कहां पे है, 152 से लेकर 167 तक, यानी जो राज्य की कार्यपालिका को उल्लेख 152 से 167 तक। इसके बाद में क्या करते हैं, अब 152 से 167 तक है और राज्य की कार्यपालिका के हम कुछ अंगों की बात की थी, कौन कौन थे, एक तो राज्यपाल, एक सीएम, एक मंत्रिपरिषद और एक अपना एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। तो हम अब राज्यपाल की बात करते हैं और राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद हम आर्टिकल्स की बात करें तो हम आर्टिकल 153 में की बात करते हैं। तो 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह मूल संविधान के अंदर लिखा है। यह किसमें लिखा है, मूल संविधान के अंदर। मूल संविधान में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह मूल संविधान में लिखा है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे, इसकी सिफारिश पे एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है, 7वां संविधान संशोधन। जब 7वां संविधान संशोधन होता है तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह चीज मूल संविधान में थी, लेकिन इसके तहत उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक यानी 2+ यानी बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी 153 किन से संबंधित है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को इसकी सिफारिश पे 7वां संविधान संशोधन होता है और बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इनकी जरूरत क्यों पड़ी कि एक ही व्यक्ति का 2 राज्यों का राज्यपाल क्यों बनाया जा सकता है? क्या एक ही व्यक्ति एक ही राज्यपाल नहीं हो सकता था? चलो इसके थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल क्यों बना सकते हैं। देखो हम थोड़ा सा बात करते हैं भारत के संदर्भ में। मान लीजिए कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं लगभग सबकी सेम है। असम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, सबकी समस्याएं सेम है और इनकी समस्याएं सेम होने के कारण तो यहां पर अगर हमें केंद्र सरकार से किसी मामले को निपटाना है, अगर अलग अलग राज्यपाल तो हो सकता है इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम माना कि ठीक है केंद्र सरकार अपनी क्या होती है, पावरफुल होती है, वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि इस मामले को जैसे कि कोई नदी विवाद हो गया, नदी के लिए विवाद होने के बाद में मान लीजिए दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, लड़ाई चल रही है। अब अलग अलग राज्यपाल हो तो दोनों को अगर किसी योजना को मतलब मान लीजिए दोनों के बीच में मामले सुलझाना है, कंप्लीट करना है, तो हो सकता है कि दोनों राज्यपाल राजी ना हो, अलग अलग राज्यपाल हो तो वहां की सरकारें अलग अलग हो तो वो अपनी विधि बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए अब यहां पर मान लीजिए दोनों राज्यों के अंदर सेम प्रशासन चलाना है, प्रशासन क्या हो, सेम चलाना है। मान लीजिए कोई विधि या कोई कानून लागू करना है, मान लीजिए यहां पर कुछ
प्रॉब्लम्स आ गई और प्रशासन को सरल बनाने के लिए तो क्या कर देते हैं, अगर एक ही राज्यपाल बनाते तो प्रशासन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, कि प्रशासन थोड़ा सा सरल हो जाए, कोई भी कानून कोई विधि को लागू करना हो तो आराम से हमारे वहाँ पे लागू हो जाए। दूसरी चीज़, राज्यों के बीच में समन्वय बिठाना है। राज्यों के बीच में क्या बिठाना है, समन्वय। राज्यों के बीच में क्या बिठाना है, समन्वय बिठाना है। यानी दो राज्य है, जैसे कि असम मान लीजिए, त्रिपुरा मान लीजिए, इन दोनों के बीच में कोई जल विवाद हो गया, राज्यपाल अगर एक ही व्यक्ति अगर राज्यपाल हो तो वहां पर क्या करेंगे, प्रशासन को सरल बनाएंगे और दोनों राज्यों के बीच की जो समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार तक वो पहुंचा देते हैं। अगर वहां पर किसी और मान लीजिए वहां पर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, नदी विवाद न होकर कोई और एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे मान लीजिए अपने एग्जाम्पल के तौर पर वहां की स्कूल को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए दोनों ही राज्यों के अंदर स्कूल की कमी है। अब स्कूल की कमी है, केंद्र सरकार ये चाहे कि दोनों के अंदर सेम शिक्षा लागू करनी है, ठीक है, तरीके से, और हो सकता है तो वहां पे जो प्रशासन है वहां का प्रशासन क्या करेगा कि राज्यपाल को सौंपेगा, केंद्र सरकार राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल वहां की जो प्रशासनिक जो इकाइयां होती हैं उसके माध्यम से अगर दोनों की प्रॉब्लम सेम है तो उनके लिए क्या थोड़ा आसान हो जाएगा, प्रशासन भी सरल हो जाएगा और दोनों राज्यों के बीच में समन्वय भी बैठ जाएगा। दोनों की समस्याएं भी सेम है और दोनों का क्या बोलते हैं हम राज्य प्रमुख या विधिक अध्यक्ष भी सेम हो तो समस्याएं आसानी से हो जाती है। और थोड़ा कि वेतन और भत्ते यानी खर्च को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, खर्चों को कम करने के लिए भी मान सकते हैं कि दो राज्यों का एक राज्यपाल बना सकते हैं, ठीक है। तो 153 के अंदर यह बात की गई है। यानी 153 किससे संबंधित है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन के तहत 7वें संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 154 की। 154 क्या कहते हैं वो देखते हैं। वन 154 के 2 भाग हैं, ठीक है ना। 154 के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, 1 और 2। 154 का फर्स्ट भाग यानी ये क्या कहते हैं, इसमें लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूरे में लिखा है। 154 के अंदर क्या लिखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 के अंदर। 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। थोड़ा सा याद करने के तरीके देते हैं, एक थोड़ा छोटी सी ट्रिक है, याद कर लेते हैं। 154 यानी शक्ति का मतलब होता है ताकत, और ताकत आपको पता होना चाहिए। किसी से लड़ाई करने के लिए हमें 5-4 आदमी की तो जरूरत पड़ती है, नहीं 4-5 आदमी की जरूरत पड़ती है। भाई 4-5 आदमी तो होना ही चाहिए। शक्ति के लिए कितने आदमी होना चाहिए, 4-5 आदमी होना चाहिए। तो याद कर लेना कि 4-5 के साथ यानी 5-4 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है। तो 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसके 2 भाग हैं। 154 के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। तो फर्स्ट भाग में क्या कहते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति यानी राज्य के अंदर जितने भी काम होंगे वो किसके नाम पर होंगे, राज्यपाल के नाम पर। किसके नाम पर होंगे, राज्यपाल के नाम पर होंगे। यानी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आपको मालूम है, संवैधानिक प्रमुख लिखवाया था हमने, राज्यपाल होता है। तो राज्यपालों का संवैधानिक प्रमुख यानी संविधान के मुताबिक जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम पर होंगे, अपने राज्यपाल के नाम पर होंगे। संविधान के मुताबिक जितने भी काम होंगे, राजनीतिक प्रमुख सीएम होता है, लेकिन कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, आपको पता है, राज्यपाल होता है। और कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो किसके नाम पर होंगे, राज्यपाल के नाम पर। किसके नाम पर होंगे, राज्यपाल के नाम पर होंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, यानी राज्यपाल के नाम पर जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम पर होंगे, राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अगली चीज है, तो सेकंड भाग क्या करते हैं,
यानी जितने भी काम होते हैं वो किसके, राज्यपाल के नाम पर होते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेकंड जो पार्ट है ना 154 का सेकंड पार्ट, ये राज्यपाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। याद करने की कोशिश करना, राज्यपाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी राज्यपाल के ऊपर थोड़ा सा बंदिश बनाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे, इसमें यह बताया गया है कि इसके भी दो भाग मान लेते हैं, क और ख, ठीक है ना, ए व बी मान लेते हैं। चलो ए बी मानते हैं, ए और बी, इसके दो भाग मानते हैं। ए में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अगर राज्य के अंदर अगर विधि के द्वारा अगर किसी विधि बनाकर या विधि से पहले से ही अगर कोई किसी प्राधिकारी को या किसी अधिकारी को काम सौंपा गया है, यानी पहले से ही अगर किसी अधिकारी को काम सौंप दिया, पहले से अगर किसी अधिकारी को कार्य सौंप दिया गया है, तो वो वापस राज्यपाल को ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, वापस क्या नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। यानी अगर किसी अधिकारी को पहले से काम सौंप दिए गए, जैसे कि पुलिस प्रशासन का कार्य है, तो पुलिस प्रशासन में पहले से हमने उस विभाग को वो काम सौंप दिया, तो पुलिस प्रशासन को वो काम सौंप दिया। अब ये नहीं है कि वापस राज्यपाल चेंज हो गया, राज्यपाल दूसरा आया, वापस नहीं भाई पुलिस प्रशासन आप छोड़िए, ये काम राज्यपाल को दे देंगे, ऐसा नहीं है। यानी पहले से अगर कोई अधिकारी को विधि बनाकर कार्य सौंप दिए गए, वो राज्यपाल में ट्रांसफर नहीं होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश, राज्यपाल में वापस ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरी बात क्या बोलते हैं, अगर कोई कार्य अगर वो कार्य मतलब राज्यपाल अगर विधानमंडल, अगर कोई कार्य विधानमंडल या फिर संसद अगर कोई विधि बनाकर अगर कोई कार्य किसी अधिकारी को सौंपती है, अगर किसी अधिकारी को सौंपती है, तो वो 154 इसमें बाध्य नहीं है। यानी विधानमंडल और संसद विधि बनाकर अगर कोई कार्य अगर किसी अधिकारी को सौंपते हैं तो वो सौंप सकते हैं। मतलब इसमें हम विधानमंडल या संसद को रोक नहीं सकते, यानी राज्यपाल इसको मना नहीं कर सकता। अगर विधानमंडल या संसद विधि बनाकर अगर कोई कार्य अगर किसी अधिकारी को सौंपते हैं तो राज्यपाल उसको मना नहीं करेगा। यानी राज्यपाल को यहाँ पर क्या किया गया, कंट्रोल किया गया है, यानी निवारित नहीं करेगा। ऐसी लैंग्वेज होती है मूल संविधान के अंदर कि भाई विधानमंडल और संसद को क्या नहीं करेंगे, निवारित नहीं करेंगे। इस तरह से भाषा लिखी गई है मूल संविधान के अंदर। तो हाँ दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, और हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, और हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 155C। आगे देखते हैं कितने लंबा चलेगा ये टॉपिक, उसके बाद देखेंगे। आर्टिकल 155 पढ़ेंगे जहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कई आयोग बनते हैं, कई समितियाँ बनती हैं। इन समितियों को हम थोड़ा डिटेल से हल करेंगे। आज तो हम राज्यपाल के कुछ बेसिक बातें जाने हैं, और एक दो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं 153 और 154। तो 153 के अंदर हमने बता दिया 153 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन होता है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। 154 के बारे में बात कर ली, जिसमें कार्यपालिका का शक्तियों का उल्लेख है, और कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख यानी कह सकते हैं कि 154 के अंदर प्रत्येक कार्यपालिका में जितने भी काम होंगे प्रत्येक राज्यपाल के नाम पर होते हैं। 154 के अंदर सेकंड भाग में क्या लिखा है कि अगर कोई कार्य पहले से ही है तो वो राज्यपाल में ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर विधानमंडल या संसद कोई विधि बनाकर कोई कार्य राज्यपाल से लेकर के किसी अधिकारी को सौंपते हैं तो वो सौंप सकते हैं, उसको हमें रोक नहीं सकते। इस प्रकार से हमने 153 और 154 को डिटेल से पढ़े हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।